जब पहली बार होश संभाला तब तक मेरी जिंदगी का सब कुछ बदल चुका था। मुझे ये याद नहीं कि मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे। यादें बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें थीं, जैसे बारिश में भीगी कोई पुरानी फोटो जिस पर हाथ फेरते ही और धुंधलापन छा जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा महसूस करती थी, एक खालीपन, जैसे कोई साया जो हर वक्त साथ हो मगर छूकर देखो तो कुछ भी नहीं। मेरा नाम निशा है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की औलाद थी, अपने माँ बाप की आंखों की प्यारी। लेकिन मैं बस 2 साल की थी जब एक दिन अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। मुझे वो हादसा याद नहीं, लेकिन हर बार जब मेरी चाची गुस्से में मुझे ताना देती थी तो मैं सुनती, जिस दिन ये पैदा हुई थी उसी दिन वो लोग मर गए। तो मेरे अंदर कुछ टूट जाता था। 2 साल की उम्र में माँ बाप को खो देना क्या होता है ये समझ नहीं आता था। हर चेहरा अजनबी लगता था, हर दिन एक नई मुसीबत जैसा लगता था। मेरी चाची की आवाज आज भी कानों में गूंजती है, वो आवाज जो कभी भी माँ की लोरी जैसी नहीं थी। अरे ये लड़की है या मुसीबत, सुबह उठते ही ठन ठन करती रहती है। मेरी चाची के लिए मैं हमेशा एक बोझ थी। चाचा ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी भी प्यार से सर पर हाथ नहीं रखा। शायद उनके अंदर कोई कमजोरी थी, या शायद वो मेरी चाची से डरते थे। मेरी अपनी माँ की कोई खास रिश्तेदार नहीं थी, वो पहले ही अनाथ थी। पापा के भी सगे भाई बहन नहीं थे, बस एक सौतेला भाई था, यानी मेरे चाचा। वही मुझे अपने साथ ले आए थे। लेकिन वो घर, वो छत जो एक अनाथ के लिए सहारा होनी चाहिए थी, मेरे लिए एक कैद बन गई। पहले दिन जब मैं उस घर में दाखिल हुई तो मेरी चाची ने मेरे हाथ से गुड़िया छीनकर उसे जोर से फर्श पर फेंक दिया। ये खेलने के दिन नहीं है तुम्हारे, अब काम करना सीखो। मैं बुरी तरह से डर गई थी। गुड़िया के साथ जैसे मेरा भी दिल टूट गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस गुनाह की सजा भुगत रही हूँ। चाची रोज नया काम देती, कभी झाड़ू कभी बर्तन। अगर गलती हो जाती तो जूते पड़ते, गालियां भी सुननी पड़ती, और वो शब्द जो मेरी छोटी उम्र के लिए जहर से कम नहीं थे। देख, यही वजह है, तभी तो मैं कहती हूँ इसे मत लाओ घर, कल को न जाने क्या मुसीबत बन जाएगी। चाचा कभी कुछ कहने की कोशिश करते तो चाची ऊंची आवाज कर देती, तुम्हें तो वैसे भी मुझसे दिक्कत है, क्या मैं किसी की भलाई कर रही हूँ? तुम्हारे भाई की निशानी होगी ये लड़की, लेकिन मेरे लिए तो बस एक खर्चा है। मैं चुपचाप रोती रहती थी, कभी किसी कोने में, कभी रजाई के अंदर, जहाँ कोई सुन न सके। मेरा दिल चाहता कि माँ आ जाए, मुझे गोद में उठाए, मेरी गुड़िया वापस कर ले, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी छत से टपकते पानी को देख रही थी। चाची ने जोर से पुकारा, झापड़ खाएगी या फिर बर्तन धोएगी? दोपहर का खाना गरम कर। मैं भागकर किचन में गई, पैर फिसल गया और हाथ जल गया। चाची ने एक नजर भी नहीं डाली, बस गाल पर एक थप्पड़ मारा। इतना सा काम करना भी नहीं आता तुझे? चाचा ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बस करो, बच्ची है। अच्छा, बच्ची है, 2 साल की तो नहीं रही है अब, और हमने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है। वो रात मेरी आंखों से नींद छीन ले गई। मेरे दिल से सुकून की ठंडक खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी ही समझ चुकी थी कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है, और हर दिल में कोई न कोई हिसाब चलता रहता है। मैं तो बस एक गैर जरूरी मजबूरी थी, जो ना चाहते हुए भी जिंदा थी। मेरी चाची ने मुझे हमेशा सिर दर्द समझा, लेकिन मुझे तब अंदाजा हुआ जब मैंने देखा कि मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि कमाई का मौका भी थी। उसी सुबह जब मैं आटा गूंथ रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाची ने दुपट्टे का पल्लू सीधा किया और सख्त लहजे में बोली, जा देख कौन है, खड़ी क्या देख रही है? मैं दरवाजे तक गई। बाहर एक उम्रदराज औरत और एक आदमी खड़े थे, जिसके बालों में सफेदी झलक रही थी। उन्हें देखकर दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन मैं तुरंत पीछे हट गई और चाची को बुला लाया। उस दिन चाची का लहजा बदला हुआ था, जैसे बादलों से भरे मौसम में अचानक सूरज निकल आया हो। वो औरत कहने लगी, हमें कुछ पता चला है कि आपके पास एक लड़की है। मेरी चाची ने मेरी तरफ इशारा किया। ये है निशा, कामकाज में माहिर है, शांत स्वभाव की है, कुछ भी कहो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहती। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे शरीर पर पुराने कपड़े थे, 2 उंगलियों पर आटा लगा था और दिल, वो तो कब का पत्थर हो चुका था।
उनके जाने के बाद चाची का व्यवहार अचानक बदल गया। उस दिन पहली बार उन्होंने नरमी से खाना निकाला। खा ले, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं कुछ नहीं बोली। सवाल मन में उठ रहे थे, लेकिन होंठ बंद रखे, जैसे अंदर कोई दरवाजा खुलने वाला हो जिसके पीछे अंधेरा हो। 2 दिन बाद चाचा ने धीमे से पूछा, ये क्या तय कर दिया है तुमने? बच्ची अभी छोटी है। चाची ने झल्लाकर जवाब दिया, अच्छा छोटी है, काम कर लेती है, खाना बना लेती है, बड़ी हो चुकी है, हमें कौन सा इसे राजकुमारी बनाकर रखना है। चाचा चुप हो गए। मैंने उनकी आंखों में कुछ हलचल देखी, जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। रात को मैंने चाची को एक आदमी से बात करते सुना। जी बिल्कुल, लड़की हमारी ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस पैसे वक्त पर दे दीजिएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। ये जुमला मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरा। अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं रही थी, अब ये एक सौदा बन चुका था। मैं उन लोगों के लिए इंसान नहीं, बस एक चीज बन गई थी। दोपहर को मनोरमा मौसी आई। वो चाची से कहने लगी, बड़ा अजीब रिश्ता है, वो आदमी बहुत बड़ा है, उम्र में कोई ढंग की नौकरी भी नहीं करता, और लड़की अभी बच्ची है। चाची ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, तो क्या, अब उम्र देखने बैठ जाएं? हमारे पास भी इतना पैसा नहीं फट रहा है, जो रिश्ता मिल रहा है वही बहुत बड़ी गनीमत है। मौसी चुप हो गई। मुझे देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। फिर चाची ने मेरे लिए एक पुरानी ड्रेस निकाली, उसे प्रेस किया और कहा, अब यही पहनना है, अगले हफ्ते शादी है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब हैरान होना भी छोड़ चुकी थी, बस चुपचाप सब सहना मेरी आदत बन गई थी। शादी वाले दिन बारिश हो रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग, मनोरमा मौसी और कुछ अजनबी चेहरे जमा थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और मैं उस आदमी के बगल में बैठी थी। पंडित ने कहा, हाथ उस आदमी के हाथ पर रखो। मैं चुपचाप बैठी रही। तभी चाची ने मेरी कमर पर जोर से चिकोटी काटी और मैंने हाथ रख दिया, और इस तरह से वो सौदा पूरा हो गया। शादी के बाद मैं विदा होकर अपने पति अमित के साथ ससुराल आ गई। वो खामोश इंसान थे और उनके चेहरे पर उम्र के निशान साफ दिखते थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी घुमाई और बस इतना कहा, चलो। रास्ते भर कोई भी बात नहीं हुई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। जब हम उनके घर पहुंचे तो दरवाजे पर 3 औरतें खड़ी थीं। अमित ने मेरी उनसे पहचान करवाई। ये मेरी बहनें हैं। उन तीनों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई नई नौकरानी आ गई हो। यही है, एक ने कहा। हाँ यही है, अमित ने ठंडा सा जवाब दिया। मुझे फिर एक कमरे में ले जाया गया, जिसमें सिर्फ एक पलंग, एक संदूक और एक खिड़की थी। वही मेरी नई दुनिया थी। अगले दिन सुबह सवेरे एक बहन ने आकर मुझे जगाया, उठो, नाश्ता बनाओ, सारा घर तुम्हें ही संभालना है। मैं चुपचाप काम करने लगी। किसी ने नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक हो या क्या तुम खुश हो। बस सबके चेहरों पर एक ही बात थी, उम्मीद की मैं उनके काम आऊंगी। शाम को मेरी चाची का फोन आया। मैंने सुना वो चाची से कह रहे थे, हाँ लड़की पहुंच गई है, पैसे आपको कल भेज दूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सौदा पूरा हो गया था। अब मैं उनका माल थी। दरवाजा बंद होते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि जिस घर को मैंने एक नई शुरुआत समझा था, वो सिर्फ एक और कैद खाना है। फर्क बस इतना था कि पहले मुझे अपनी चाची के आदेश सुनने पड़ते थे, अब अमित की माँ और उनकी 3 बहनें थीं। सबके चेहरे पर लिखा था कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। पहला दिन खामोशी में गुजर गया। कमरा जिसमें मुझे रहने को दिया गया था, वहां से खिड़की का नजारा सिर्फ एक दीवार था। हवा भी धीमी धीमी आती थी, जैसे इजाजत लेकर। शाम को अमित आए। उनकी आंखों में न प्यार था न अजनबीपन, वो बस थके हुए लगे। मुझे देखकर बोले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये घर बहुत छोटा है, वक्त के साथ तुम्हें आदत हो जाएगी, उन्होंने कहा और दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। वो मुझसे बात करने नहीं आए थे, बस औपचारिकता निभा रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। नंद की आवाज आई, उठो, नाश्ता बनाना है, सास को दवाई भी देनी है, बर्तन भी धोने हैं। मैं नींद की हालत में उठी, जल्दी जल्दी दुपट्टा लिया और बाहर निकली। नाश्ता बनाने की आदत तो थी, लेकिन यहाँ अंदाज बिल्कुल अलग था। चीजें रखने का तरीका, सास की पसंद नापसंद, हर चीज में गलती निकलती रहती थी। सास किचन के दरवाजे पर लाठी लेकर खड़ी रहती थी। कौन सा बहुत दहेज लेकर आई हो, खाली हाथ आई हो, कम से कम काम तो ढंग से कर लिया करो। मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोती और दिल ही दिल में खुद से वादा करती कि किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन वो मौका खुद ही बना लेते थे।
शाम को जब सब लोग खाने बैठे तो मैंने चुपचाप सबके आगे रोटियां रख दी। सास ने एक निवाला चखा और नाक चढ़ा दी, इसमें नमक बहुत ज्यादा है। क्या तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया? अमित खामोश बैठे रहे। मैंने सोचा शायद वो मेरी तरफदारी करे, लेकिन उन्होंने नजरें झुका ली। रात को जब सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे तो अमित मेरे पास आए। मुझे पता है सब लोग तुम्हें बहुत कुछ गलत कहते हैं, लेकिन ये सब वक्त के साथ है। कब खत्म होगा ये सब? अब ये तो वक्त पर ही डिपेंड करता है। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। देखो, मेरी माँ बीमार है और बहनें जवान हैं। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। बस थोड़ा सा वक्त और। मैं जानती थी कि वक्त कभी नहीं बदलेगा, ये सब ऐसा ही रहेगा। अगले दिन सास ने मुझे बाजार भेजा। आलू, प्याज, धनिया सब ले आना और वापसी में दवा भी लाना। पैसा बचाकर खर्च करना, हम कोई बहुत अमीर नहीं हैं। बाजार जाना कुछ देर की आजादी जैसा लगा, लेकिन वापस आते ही वही ताने, इतना सारा खर्च क्यों कर दिया? छोटी छोटी चीज भी संभाल नहीं सकती हो? मैंने उन्हें हिसाब दिया, रसीद भी दिखाई, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वक्त गुजरने लगा, दिन, हफ्ते, महीने। मैं घर का हर कोना जान गई थी, हर आवाज का मतलब समझने लगी थी। कब मेरी नंद ताने देगी, कब सास बेमन से बोल देगी, कब कोई मेरी शिकायत करेगा, सब समझ में आने लगा था। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर मैं वाकई इस घर की बहू थी तो क्या कभी किसी ने मुझे दिल से अपनाया था, कभी आशीर्वाद दिया था, या ये सब कुछ मेरा हिस्सा ही नहीं था? कमरे में एक अलमारी खाली थी जिसमें एक पुरानी गुड़िया रखी थी जो बचपन में टूट गई थी। मैं कभी कभी उसे देखती और सोचती शायद अब वो भी मुझ पर हंसती हो, क्योंकि कैद खाना बदल गया था लेकिन पिंजरा वही था। अमित की खामोशी, सास की कठोरता और नंदों का ताना सब मेरी सांसों को भारी बना चुका था। लेकिन फिर भी मुझे जीना था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन हमेशा की तरह ही शुरू हुआ। नाश्ता बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना और फिर बर्तनों की भीड़ में खड़े हो जाना, सब कुछ जैसे हर दिन होता था। लेकिन दोपहर होते ही सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बैठे बैठे कांपने लगी, हाथ से चाय का कप गिर गया और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मेरी नंदों की आवाजें गूंजने लगी, माँ को क्या हो रहा है? कोई दवा दो, जल्दी कुछ करो। मैं किचन से दौड़कर आई। सास सोफे पर हल्की बेहोश पड़ी थी। अमित ऑफिस जा चुके थे। मैंने एक पल गवाए बिना पास से ही पर्स उठाया और नंदों के साथ मिलकर सास को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचकर मुझे यह एहसास हुआ कि अगर इस घर में वाकई कोई कीमती था तो वो मेरी सास थी। हर एक की सांस जैसे रुक गई थी, क्योंकि उनके बीमार पड़ते ही घर की हालत पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखे और दवा भी दी और फिर सलाह दी, इन्हें तुरंत एडमिट करवाओ। लेकिन एडमिट करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने अमित को फोन किया, माँ जी की हालत खराब हो गई है, वो अस्पताल में हैं, पैसों की बहुत जरूरत है। अमित की आवाज थकी हुई थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, कुछ करता हूँ। थोड़ी देर में वो पहुंच गए। उनके चेहरे पर फिक्र थी, लेकिन हाथ खाली थे। अमित जहाँ चौकीदारी करते थे वहां पर लोन की सुविधा थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम माँ जी को वापस घर ले आए। दवा चलती रही, लेकिन सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नंदे परेशान थीं। हर पल उनकी आवाज में डर था, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। एक रात अमित मेरे पास बैठे थे। मैं मेज पर उनके लिए चाय रख रही थी कि उन्होंने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, भगवान का धन्यवाद कि तुम साथ में थी। मैंने कहा, यह मेरा फर्ज था। मैंने सर झुका लिया। बस काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं माँ को बचा लेती। कुछ दिनों के बाद सास चल बसी। घर का माहौल अजीब सा हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो खामोशी किसी और चीज में बदल गई। माँ के गुजर जाने के बाद नंदों की नजरें बदल गईं। जहाँ पहले वो अपनी माँ के साए में छिपी हुई थी, अब वो खुद को अकेला महसूस करने लगी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और कोई रिश्ता भी नहीं रह गया था। अमित का व्यवहार भी बदल गया था। पहले वो चुप रहते थे, लेकिन अब ज्यादातर गुस्से में रहते थे। एक रात उन्होंने चाय का कप जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, अब सब कुछ मेरे ही कंधों पर आ गया है, बहनें, घर, खर्चा, सब कुछ। मैं उनकी बातें सुनती रही चुपचाप। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी मुश्किल होती है, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। उनकी आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? वो हंसने लगे, लेकिन वो हंसी किसी खुशी की नहीं थी,
तुम भला क्या कर सकती हो? ना तो पढ़ाई लिखाई है, ना नौकरी, और ना ही कोई हुनर है। बस एक चीज है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। क्या मतलब है आपका? मैंने धीरे से पूछा। रहने दो। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया और कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा, कल मेरे ऑफिस मेरे साथ चलना, तुम्हें बॉस से मिलवाना है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं हैरान होकर बोली, मुझसे भला क्या बात करेंगे? हाँ, बस तुम तैयार रहना, जैसे किसी पार्टी में जाना हो, अच्छे कपड़े पहनना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं चुप रही। अगली सुबह वो मुझे बाजार ले गए। वहां हमने एक सूट खरीदा और सैंडल। उन्होंने कहा, बस साफ सुथरी दिखना। शाम को जब घर लौटी तो नंद हैरान थी। क्या हुआ? बाजार क्यों गई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगली रात अमित ने मुझे फिर से याद दिलाया, कल समय पर तैयार रहना। देखो, हमारा वक्त बदल सकता है। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगी तो हम सबका भला हो जाएगा। मैंने अमित की बात सुनी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। अमित ने मुझे ऑफिस के बाहर बाइक से उतार दिया। शाम का वक्त था और मौसम में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी छाई थी। मैंने पूछा, किससे मिलने आए हैं यहाँ? वो सीधे सामने देखते हुए बोले, कहा ना, बॉस से। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें बस देखना चाहते हैं। एक छोटी सी मुलाकात है। मेरे कदम रुक गए। भला इसमें मेरी क्या जरूरत है? उन्होंने चेहरा मेरी तरफ मोड़ते हुए कहा, अगर मैंने कहा है तो बस जरूरत है, बाकी की बातें बाद में करना। तुम्हारे वहां जाने से मेरा फायदा है, मेरी तरक्की हो सकती है, सैलरी भी बढ़ सकती है और काफी सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, अमित, ये कैसा फायदा है? उसने गुस्से में कहा, तुम्हें दिक्कत क्या है? बस एक मुलाकात ही तो करनी है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने बात काटते हुए कहा, तो फिर बताओ क्या करोगे? वापस अपनी चाची के घर जाओगी? शायद तुम ये भूल गई हो कि उन्होंने तुम्हें किस तरह से बेच दिया था। मेरे कदम जमीन में धंस गए। वो आगे बढ़ गए और मुझे पीछे छोड़ गए। वो रात बिना कुछ कहे गुजर गई। मैं घर वापस आई तो मेरी नंदें अपनी जगह खुश थीं, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। किसी ने कुछ नहीं पूछा और मैंने कुछ बताया नहीं। अगले दिन अमित देर से आया। उसने कपड़े बदले, चाय ली और धीरे से बोला, कल रात बॉस ने कहा है कि अगर तुम उनसे इसी तरह मिलती रहो तो वो मेरा प्रमोशन कर देंगे। महीने 1.5 महीने में एक नया घर भी मिल सकता है। मैंने उसे घूर कर देखा। लगता है तुम पागल हो चुके हो। तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत किसी के सामने बिछा दूं, सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए? उसने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ने अब तक हमें क्या दिया है भला? तुम यहाँ खाली हाथ आई थी, ना तो कोई दहेज लाई, ना पैसा और ना ही कोई ऊंचा रिश्ता। अब अगर तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे वजूद से कोई फायदा उठाया जा सकता है तो फिर मैं क्यों ना उठाऊं? मेरे दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा हो। मैं चुप रही। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये वही अमित है जिसने कभी मेरे सामने हमदर्दी से बात की थी? वो सोफे से उठा और कहने लगा, कल रात तैयार रहना, एक अच्छी सी ड्रेस लाकर दूंगा। मेरा बॉस अगर खुश हो गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। अमित, प्लीज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे ये सब करने के लिए मजबूर मत करो। वो पलटकर बोला, पत्नी हो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे हर इरादे में मेरा साथ दो, वरना फिर तलाक के कागज तैयार हैं। अगले ही दिन तलाक दे दूंगा और तुम्हें चाची के घर पटक आऊंगा। फिर वही बर्तन, वही झाड़ू और वही रोज की गालियां। मैंने वो रात जाग कर गुजारी। आंखें जब भी बंद करती, मेरी चाची का वही घर नजरों के सामने आ जाता। बहुत तेज आवाजें, वो झिड़कियां, वो हर दिन की मार, और दूसरी तरफ अमित था जो मेरी इज्जत की कीमत लगा रहा था। अगली शाम वो एक नया सूट मेरे हाथ में पकड़ाकर बोला, ये पहनो, तैयार हो जाओ। तुम जितनी खूबसूरत दिखोगी उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने वो सूट हाथ में पकड़ा और कमरे में आ गई। दरवाजा बंद किया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखा, कुछ देर नजर झुकी रही, फिर खुद से कहा, क्या मैं अब एक सिर्फ चेहरा हूँ? अमित दरवाजे पर दस्तक देने लगा। चलो, देर हो रही है। मैं तैयार हो गई, वैसे ही जैसे अब मेरे हाथ में कोई फैसला नहीं बचा था, जैसे कोई कठपुतली जो किसी डोर के इशारे पर चलती है। दूसरी रात फिर वही रास्ता, वही बंगला, वही खामोशी।
अमित ने हमेशा की तरह मुझे बाइक पर बैठाया और रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे वो किसी जगह डिलीवर करने ले जा रहा हो। जब हम गेट पर पहुंचे तो वो मुझे लॉन्च तक लेकर गया। एक बार फिर वही नौकर और फिर वही बात, मैडम को यहीं छोड़ दीजिए, वो बाद में आएंगे। अमित चुपचाप पलटा और चला गया। मैं उसी लॉन्च में अकेली रह गई। वहीं पर बैठी बैठी वक्त गुजरता रहा। कमर में दर्द होने लगा। कभी सामने की घड़ी को देखती, कभी उस दरवाजे की ओर जहां से कोई आने वाला था, लेकिन वो दरवाजा सारी रात वैसा ही बंद रहा। कभी कभी कोई नौकर पानी दे जाता या पूछ लेता, चाय ले आऊं? मैं इनकार में सिर हिला देती। दिल वैसे भी किसी चीज की चाह नहीं रखता था। रात के करीब 3 बजे मैंने खुद को सोफे पर लिटा दिया, आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ तरह तरह के विचार आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? सुबह हुई तो वही नौकर फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक लिफाफा था। साहब ने कहा है कि आप घर चली जाइए, ये पैसे ले जाइए, अपने पति को दे दीजिएगा। मैंने लिफाफा पकड़ा और चुपचाप बाहर निकल आई। दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ। गाड़ी पहले से मौजूद थी। मुझे घर छोड़ा गया। मैं अंदर आई तो अमित तैयार हो रहा था। आ गई? हाँ, गाड़ी छोड़ गई थी। उसने जैसे ही लिफाफे की तरफ देखा तो लपक कर पकड़ लिया। लिफाफा खोलकर खुशी से बोला, अरे वाह, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा है। शाबाश, तुम तो बहुत ही काम की निकली हो। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वो पहले ही खुद में इतना मगन था कि मेरी खामोशी भी उसे सुनाई नहीं दी। नंदे खाने के समय हैरत से पूछने लगी, ये भाभी इतनी चुप क्यों रहती है? दूसरी बोली, छोड़ो, भैया तो खुश है, बाकी सब सही है। तीसरी हंसकर कहने लगी, हो न हो कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मैंने सब सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रात को अमित ने फिर से एक नया सूट दिया और कहा, कल फिर से जाना है। तुम्हारा वहां रोज रोज जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। हर दिन तरक्की के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने पूछा, अमित, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि वहां पर क्या होता है? वो बड़ी लापरवाही से बोला, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तुम वहां जाकर बैठो, पैसे लो और वापस आओ। बाकी जो है वो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जमीर को किसी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। एक इंसान जो सवाल करता है, एक जज्बा जो खामोश कर दिया जाता है। फिर वैसा ही हुआ। मैं बंगले के अंदर गई, सोफे पर बैठी, दरवाजा बंद, नौकर चुपचाप। वक्त चलता रहा। खाने की खुशबू आ रही थी। जूस दिया गया, दिल नहीं माना। न कुछ खाया न पिया। सारी रात सोचती रही, ये खेल क्या चल रहा है? क्यों बार बार मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है? क्यों कोई मुझसे मिलने नहीं आता, न कुछ कहता है? फिर पैसे देकर वापस क्यों भेज दिया जाता है? सुबह वही नौकर आया, हाथ में लिफाफा था। सर ने कहा है कि आपको गाड़ी छोड़ आएगी, अकेली मत जाइएगा। रास्ते में गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए मैं सोच रही थी, क्या ये सजा है या फिर इस सब के पीछे कोई और मकसद है? अगर मकसद सिर्फ शरीर होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन ये सब बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के और बिना किसी मकसद के आखिर है क्या? घर पहुंची तो आज फिर अमित खुशी खुशी लिफाफा खोल रहा था। बहुत बढ़िया, अब तो हम नया फ्रिज भी खरीद सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा ना तो 1 साल में सब बदल जाएगा। मैंने उससे पूछा, कभी सोचा है कि अगर वो चाहे तो हो सकता है मुझे वापस ही ना भेजें? अरे, वो इतने समझदार हैं कि अच्छे से जानते हैं कि तुम तभी कीमती हो जब तुम यहाँ वापस आ जाती हो, इसीलिए तो भेज देते हैं। उसकी बात मेरे अंदर जैसे खंजर बनकर लगी। अब मैं सिर्फ फायदा देने वाली एक औरत रह गई थी। अमित की नजर में इज्जत वो चीज थी जो पैसों में बदली जा सकती थी। चौथी रात मैं उस बंगले में नहीं गई, बल्कि मैंने फैसला कर लिया था, अब और तमाशा नहीं जीना है। सुबह उठी, दुपट्टा लपेटा और चुपचाप दरवाजे से निकल पड़ी। मेरी नंदे अभी भी सो रही थी और अमित ऑफिस के लिए निकल चुका था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रास्ता तय किया। मेरी उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे अंदर की घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। रास्ता वही था जो हर बार अमित के साथ तय किया था, लेकिन आज पहली बार अकेली जा रही थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अंदर सवालों का शोर था। बार बार वही दृश्य मन में घूम रहा था। खाली लॉन्ज, बंद दरवाजे, खामोश नौकर और सुबह के समय हाथ में लिफाफा। ये कौन सा खेल चल रहा है? आखिर कौन है जिसने मुझे यहाँ लाकर बिठाया और फिर भी कभी छुआ तक नहीं?
अगर मकसद सिर्फ पैसे फेंकना है तो क्यों, और अगर जरूरत ही नहीं है तो बार बार बुलाने की वजह क्या है? ऑफिस के गेट पर पहुंची तो वहां अमित मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरा गार्ड था। मैंने कहा, मुझे अंदर जाना है। वो बोला, अमित साहब की पत्नी हो? उसने नजर घुमाई और फिर कहा, आज साहब तो बॉस के साथ हैं, आप भी अंदर जा सकती हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैंने धीरे से कहा, निशा। गार्ड ने इंटरकॉम पर कुछ बात की और फिर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर गई, हवा का झोंका मेरे चेहरे से दुपट्टा पीछे धकेलने लगा। मैं तुरंत ही दाएं तरफ मुड़ गई। वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक बड़े कमरे की ओर एक एरो बना था, जिसके बाहर लिखा था डायरेक्टर ऑफिस। मैं वहीं गई। दरवाजा हल्का बंद था। मैंने हल्की दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वो लम्हा मेरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। मेरी तरफ पीठ किए कोई फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, मेरी सांस थम गई। सामने राघव था, मेरा बचपन का दोस्त और पड़ोसी। वही राघव जो मुझे कहानियां सुनाता था, जो मेरे लिए अपने घर की दीवारों पर नाम लिखा करता था। और फिर एक दिन वो कहीं विदेश चला गया था। उसके बाद उसने कभी पलटकर नहीं देखा, या शायद आया होगा, लेकिन मेरी किस्मत में उससे मिलना नहीं लिखा था। मेरे मुंह से बस निकला, तुम। वो उठकर मेरे पास आया, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं आने वाली हूँ। निशा, आखिर तुम खुद यहाँ आ ही गईं। मेरे कदम जम गए। आवाज रुकी हुई थी। मैंने बस एक शब्द कहा, तुम। वो सोफे पर बैठ गया और गहरी सांस ली। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें कभी बचाना चाहता था, लेकिन वक्त से हार गया था। मैं खामोश हो गई, बस उसे देखती रही। वो कहने लगा, तुम्हें याद है बचपन में जब तुम अपनी चाची की मार से डरकर मेरे घर में जाकर छुप जाती थी, तो मैं तुम्हें चॉकलेट लाकर देता था। मैंने नजर झुका ली। ये सब क्यों हो रहा है? ये खेल क्यों? राघव ने धीरे से कहा, मैं जब वापस आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर एक दिन तुम्हें ऑफिस में अमित के साथ देखा और उसने खुद तुम्हारी बात छेड़ दी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। उसकी आवाज में नफरत थी। हाँ, वो तुम्हारी खूबसूरती के तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने उसे आजमाने के लिए कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी से एक रात की मुलाकात चाहूं तो, और वो तुरंत मान गया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने फिर भी फैसला किया कि तुम्हें उन लोगों के बीच नहीं रहने दूंगा जिन्होंने तुम्हें बेचा। अमित को मैंने वही दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। मैंने फिर पूछा, और वो पैसे? वो सिर्फ उसकी गंदी आदतों को और बढ़ाने के लिए थे, ताकि उसे यही लगे कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है और वो तुम्हें बार बार वहां भेजे। लेकिन असल में मैं तुम्हें उससे आजाद करने की तैयारी कर रहा था। मैं चुपचाप खड़ी रही, आंखों में सवाल, दिल की धड़कन तेज। अब ये तुम पर है कि तुम क्या चाहती हो। राघव की आंखों में वही नमी थी जो बचपन में हुआ करती थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अभी भी एक कठपुतली हूँ, या अब वक्त आ गया है कि मैं अपने ही हाथों में बंधी डोर को काट डालूं? दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अमित खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बोला, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? राघव ने कहा, तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया है। अमित ने मेरी तरफ देखा। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, इज्जत? वो तो तुम पहले ही बेच चुके थे। उसकी जुबान बंद हो गई। वो मुड़ा और चुपचाप बाहर निकल गया। राघव ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, निशा, अब तुम्हें वो फैसला लेना है जो तुमसे हमेशा छीना गया था। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैंने पहली बार सिर उठाकर कहा, मुझे आज पहली बार लग रहा है कि मैं खुद के लिए बोल सकती हूँ। राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बोलो, क्योंकि अब तुम कोई कठपुतली नहीं रही हो। वो मेरे सामने बैठा था और अमित जा चुका था। खामोशी कुछ लम्हों के लिए छा गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, जैसे कमरे की हवा एकदम से ठहर गई हो। उसने टेबल पर रखी एक फाइल मेरी तरफ सरकाई। ये अमित की नौकरी से जुड़ी हुई फाइल है। जब मैंने कंपनी खरीदी थी तब वो पहले से ही यहाँ चौकीदार का काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा किसी लालच की तलाश में मेरे सामने नाचती रहती थी। मैंने फाइल खोली, कागज देखे जिनमें मेरी तस्वीर और मेरे बारे में कुछ शब्द मौजूद थे। राघव कहने लगा, उस दिन जब तुम पहली बार लॉन्ज में बैठी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। पहचानने में देर नहीं लगी। फिर मैंने जानबूझकर अमित को बुलाया और वही पेशकश की, ताकि देख सकूं कि वो क्या करता है। मेरे अंदर जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा और अमित ने एक पल भी नहीं लगाया, तुरंत मान गया।
मैंने सांस रोके सामने बैठे उस इंसान को देखा जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी। वो मेरा बचपन का रक्षक निकला और उसी इंसान के साथ में मैं जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी जिसने मेरी कीमत लगाई। राघव कहने लगा, मैं चाहता था कि तुम्हें खुद फैसला करने का मौका मिले, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, बैठने दिया और कुछ नहीं किया। हर बार जब भी तुम वापस गई मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तुम टूट नहीं रही थी, सोच रही थी। मैंने पूछा, और वो पैसे? यही तो चाल थी, ताकि अमित को पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि जो भी वो चाहता है वो आराम से हो रहा है, ताकि मैं उसकी असलियत सबके सामने ला सकूं। मैंने फाइल बंद की और धीरे से कहा, क्या तुम जानते थे कि वो मुझे दोबारा भेजेगा? हाँ, इसलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरे बंद रखे थे। नौकरों को पहले ही समझा दिया था कि तुमसे कोई सवाल ना किया जाए। मैं बस ये देखना चाहता था कि कब तुम अपनी मर्जी से सच्चाई जानने आओगी। मैंने सिर झुका दिया। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक शरीर का टुकड़ा हूँ जिसे हर ओर से धकेला जा रहा है। राघव ने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन अब तुम अपने फैसलों की खुद मालिक हो। और अमित, उस वक्त अब सब खत्म हो चुका है। उसने तुरंत फोन उठाया। मैनेजर से कहा, अमित को नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाए, लेटर तैयार करो और गेट पर उसका आना जाना बंद किया जाए। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, किसी के साथ जुल्म देखकर चुप रहना भी एक तरह का जुल्म है और खामोशी से सहना खुद पर जुल्म, और तुमने दोनों खत्म कर दिए। मैं उठकर खिड़की के पास गई। नीचे लॉन में अमित किसी से बहस कर रहा था। अचानक 2 गार्ड उसके पास आए और उसके हाथ से आईडी कार्ड ले लिया। वो जोर जोर से कुछ कह रहा था, शायद अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। फिर उसने ऊपर देखा, खिड़की की तरफ। मैं वहीं खड़ी थी। वो पल ठहर गया। हमारे बीच एक शीशे की दीवार थी, लेकिन असली दीवार तो वो थी जो बरसों में खड़ी हो गई थी। राघव ने पर्दा हटा दिया। अमित ने नजर झुका ली और फिर पीछे हट गया। गेट उसके पीछे बंद हो गया और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। राघव मेरे पास आया और कहने लगा, तुम वापस घर मत जाओ। तुम्हारी चाची से अगर तुम कहो तो मैं खुद बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। बरसों के फैसले खामोशी से अपनाए थे, अब एक बार अपनी मर्जी का फैसला भी करके देख लूं। राघव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। मैंने दुपट्टा संभालते हुए कहा, अब मुझे कोई बोझ नहीं लगता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है। राघव कहने लगा, आगे तुम्हें सिर्फ अपनी मर्जी से जीना है। जो तुमसे छीना गया था उसे लौटाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी सुरक्षा तुम्हारी। वक्त धीरे धीरे बता रहा था कि अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। मेरे हाथों में बंधी डोर टूट चुकी थी और अब मैं किसी की कठपुतली नहीं रही। राघव ने मुझे गाड़ी में बिठाया। शीशे के बाहर शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी। गाड़ी सड़क पर तेजी से चल रही थी, लेकिन मेरे मन में वो लम्हे ठहरे हुए थे जब अमित ने सब कुछ छीना गया था। अधिकार, घमंड और वो झूठी ताकत जो मेरे वजूद को कभी बेमोल समझती थी। हम सड़क की तरफ थे जब राघव कहने लगा, तुम्हारी चाची के घर चलना है या तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। कुछ दिन रहो, फिर जो भी फैसला हो तुम कर लेना। मैंने कुछ लम्हे सोचकर कहा, ना तो मैं अपनी चाची के घर जाऊंगी और ना ही अमित के साथ जाऊंगी। अभी मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा सच काफी है। उसने गाड़ी मोड़ ली। एक छोटे से साफ सुथरे बंगले के बाहर गाड़ी रोकी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सर, ये मैडम कौन है? ये मेरी जिम्मेदारी है, उसने जवाब दिया और इज्जत से कहा। औरत ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अंदर मुझे एक कमरा दिया गया, बिल्कुल साधारण और साफ सुथरा। राघव बाहर लॉन में बैठा था और मैं खिड़की के बाहर उसे देखती रही। वो एक लम्हे को भी बेचैन नहीं लगा, जैसे कि सब कुछ वही का वही रख दिया गया हो। बस अब मेरी मर्जी का दरवाजा खोलना बाकी था। कुछ देर बाद वो दरवाजे पर आया। खाना तैयार है, चलो कुछ खा लो। मैं दरवाजा खोल पहली बार दिल से बोली, मुझे भूख लगी है। वो हंसने लगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। खाने की मेज पर वो मेरे सामने बैठा रहा। अगर तुम चाहो तो तलाक के कागज मैं खुद दस्तखत करवा दूंगा। कानून तुम्हारे साथ है और मैं भी। मैंने कहा, तलाक तो होगा ही, लेकिन उस इंसान से नहीं जिसने मुझे मारा या छोड़ा, बल्कि उससे जिसने मेरी इज्जत को सिर्फ फायदा समझा। राघव ने सिर हिलाया, और इस बार फैसला तुम करोगी।
कोई और नहीं। मैंने पहला निवाला खाया। बरसों बाद ऐसा लगा जैसे पेट ही नहीं, दिल भी भर रहा है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, कभी कभी वो किसी ऐसे इंसान की सूरत में सामने आ जाता है जो तुम्हारी खामोशी को आवाज देता है। रात में कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। राघव अभी भी लॉन में टहल रहा था, शायद इंतजार में। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा ये जिंदगी अब शायद बस में है और यही मेरे लिए पहला इंसाफ था। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो राघव टेबल के पास बैठकर एक फाइल पढ़ा रहा था। मैंने उससे कहा कि आज हम वकील से बात कर सकते हैं, और वो बिना हैरानी के कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। तुम जब कहोगी हम चलेंगे। गाड़ी में हमारी ज्यादा बातें नहीं हुई। मैं अपने नाखूनों को बार बार देख रही थी, जिन पर वक्त के साथ ना तो रंग बचा था और ना ही कोई रोशनी। वहां पहुंचकर वकील ने कुछ कागजात मेरे सामने रखे। राघव ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन मेरी इजाजत के बिना एक शब्द भी नहीं लिखवाया। जब वकील ने मुझे साइन करने को कहा तो मैं थोड़ा सा रुककर साइन कर दिए। उस कागज पर वो लिखा जा चुका था जो बरसों से दिल पर पत्थर बनकर रखा था। वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा, बस नोटिस भेजने की देर है, कानूनी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। मैं वापस लौटते हुए बोली, क्या तुम अभी भी मुझे मेरी चाची के पास लेकर जाना चाहते हो? वो कहने लगा, हाँ, लेकिन इस बार वो सुनेगी, समझेगी, और उन्हें भी ये दिखाना चाहिए कि अब तुम वो नहीं रही जिस पर कोई जुल्म कर सके। शाम को हम चाची के दरवाजे पर खड़े हुए थे। दरवाजा खुला तो उन्होंने हमें एक पल के लिए हैरानी से देखा। राघव ने अपने बारे में याद दिलवाया तो उनकी आंखें हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत हमें सोफे पर बिठाया। राघव ने सीधी बात की, देखिए चाची, आपने निशा के साथ जो कुछ भी किया, क्या आपको लगता है कि वो माफ करने के काबिल है? वो चुप रही। उनकी नजर झुक गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त हालात, राघव ने बात काट दी, हालात कभी भी किसी इंसान की कीमत लगाने की वजह नहीं बनते हैं। आपने उसे एक बोझ समझकर धक्का दे दिया, और अब अगर आपने दोबारा कभी भी निशा से कोई ऐसी वैसी बात की या फिर कोई भी ऐसी चीज की बिना उसकी मर्जी के, तो मुझे मजबूरन आपको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं माँ बनने के लायक नहीं थी, लेकिन दिल से कभी बद्दुआ नहीं दी। मैंने उनके झुके हाथों को छुआ नहीं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं। सिर्फ इतना कहा, मैं माफी दे रही हूँ, लेकिन अब भरोसा वापस जुड़ नहीं सकता। राघव कहने लगा, अब हम चलते हैं। तो चाची पीछे हट गई। उनके चेहरे पर पछतावा दिख रहा था, लेकिन अब वो मेरे फैसले को रोक नहीं सकती थी। अगले दिन मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड ठीक करवाया और अपना एक नया मोबाइल नंबर लेकर पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाया। राघव ने कुछ भी नहीं पूछा, बस ये कहा, ये सब तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें देना भी चाहिए। मैंने एक छोटे से कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया और उसकी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे खुद को रोज के कामों से आजाद कराना शुरू किया। सुबह खुद चाय बनती, शाम को किताब पढ़ती और वक्त निकालकर पुराने दिनों को याद करती, लेकिन अब उन पर रोना नहीं आता था। एक दिन मेरी नंद का फोन आया। हैरान होकर बोली, भाभी आप कहाँ हो? भैया तो कुछ बताते नहीं और तुम भी गायब हो गई हो। मैंने जवाब दिया, जो जिंदगी वो तुम्हें दिखाता था वो झूठ थी, अब सच मैं हूँ। फिर फोन बंद कर दिया। उनके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने सीखा कि आजादी का मतलब सिर्फ दीवारों से बाहर जाना नहीं होता, बल्कि अंदर की जंजीरों को तोड़ना भी होता है, और वो मैं कर चुकी थी। तलाक के कागज मेरे हाथ में आए तो मैंने उसे किसी जीत की तरह नहीं देखा। ये सिर्फ कागज था। असली जीत तो वो खामोशी थी जो मेरे अंदर से निकल गई थी। मैंने वो कागज ट्रायल में रखा और दराज बंद करके वक्त में शीशे के सामने खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में सुकून। पहली बार मैंने खुद को देखा और दिल से कहा, ये मैं हूँ, अपनी मर्जी से जीने वाली। एक शाम राघव मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। कहने लगा, ये शादी का कार्ड है, तुम्हें सबसे पहले देना था क्योंकि सबसे जरूरी तुम हो। मैंने लिफाफा लिया, उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अंदर साधारण शब्दों में लिखा था, मेरा और उसका नाम। तुम्हें भरोसा है? उसने एक बात कही। मैंने जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा है, बस यही काफी है। शादी का दिन आ गया। ना कोई हंगामा, ना कोई शोर शराबा। दावत भले ही छोटी थी, लेकिन सब कुछ कायदे से हो रहा था। राघव बोला, तुम जो पहनोगी वही सबसे खूबसूरत लगेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिन है।
मैंने हल्का गुलाबी रंग का एक साधारण सा लहंगा पहना, जेवर भी कोई भारी भरकम नहीं थे। राघव ने मेरा हाथ पकड़ा पूरे अधिकार के साथ, वो हाथ जो बरसों तक खाली था, सिर्फ काम और तन मन की थकान उठाते हुए आज पहली बार किसी रिश्ते की मजबूती को महसूस कर रहा था। हमारी खुशी में शामिल होने के लिए मेहमान कम थे, लेकिन सबके चेहरे पर रौनक थी। मेरी चाची भी मिलने आई, लेकिन मैंने उनसे कोई खास बात नहीं की, बस औपचारिक मुस्कान दी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है कि भगवान ने मुझे माफ कर दिया है। मैंने जवाब दिया, माफी भगवान से मांगते हैं और सब्र वक्त से लिया जाता है। रात के खाने के बाद राघव मेरे पास आया, बोला, अब एक नई शुरुआत होगी। मैंने सर हिलाया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराने दिन अभी भी धड़क रहे थे। जख्म चाहे भर गए थे, लेकिन उनके निशान रह गए थे। शादी के बाद राघव के साथ जो घर बना वो महल नहीं था, लेकिन सुकून की जगह था। हर चीज कायदे से, हर फैसला मेरी राय से। वो मेरी हर बात को सुनता, चाहे पसंद की हो या किसी और चीज की। एक दिन मैंने उससे कहा, राघव, मैं काम करना चाहती हूँ। उसने खुशी से कहा, बिल्कुल, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने वक्त और अपनी पसंद के साथ। मैंने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों के साथ वक्त बिताना, उन्हें पढ़ाना मुझे एक नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था। वो लड़की जो कभी स्कूल जाने के लिए तरसती थी, अब किसी और का सपना पूरा कर रही थी। राघव हर दिन मेरे साथ होता था, लेकिन कभी मेरे रास्ते में नहीं आता था। उसे पता था कि मेरी जिंदगी की आजादी ही मेरा सबसे कीमती जेवर है। कभी कभी रात को जब सब कुछ खामोश होता, मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती। पुराने दाग, पुरानी थकान अब मेरी पहचान नहीं रहे थे, लेकिन दिल जानता था कि वो गुजरे लम्हे ही मेरी बुनियाद बन चुके हैं। राघव ने एक बार रात को कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेली हो तो मुझे जगा देना। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जानते हो तभी तो मैं चैन से सो पाती हूँ। शादी के 1 महीने बाद हमने शहर से बाहर एक छोटी सी ट्रिप का प्लान बनाया। पहली बार मैं किसी होटल के कमरे में बिना किसी डर के थी। दिल में यही बात थी कि अब कोई गंदी नजर नहीं लगेगी। मैं खिड़की से बाहर देखकर बोली, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। राघव बोला, अगर वो होते तो शायद तुम्हारी शादी वो खुद मुझसे कराते। मैं हमेशा तुम्हारे काबिल बनने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने पूछा, और अगर वो नहीं मानते तो? वो हंसते हुए बोला, तो मैं सारी उम्र तुम्हें बचपन की कहानियां सुनाता रहता, बस तुम्हारे पास रहने का कोई ना कोई बहाना बना लेता। हम दोनों हंस पड़े। जिंदगी का पन्ना तेजी से आगे बढ़ रहा था। पुरानी किताब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द मेरी सोच का हिस्सा बन चुके थे। ये नया रिश्ता, नया सफर मेरे फैसले से शुरू हुआ था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। राघव ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ था। मैं घर में थी। दोपहर के समय स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, जब फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो निशा, मैं अमित की बड़ी बहन बोल रही हूँ। एक पल को सब कुछ जम गया। आवाज पहचानी, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा था वो धुंधला पड़ चुका था। जी, सब ठीक है, मैंने साधारण सा जवाब दिया। अमित का एक्सीडेंट हो गया है। उसके हाथ पैर पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं और जुबान भी अब ठीक से नहीं चल पाती। कुछ दिन तक वो अस्पताल में रहा, लेकिन अब घर पर है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, आखिर तुम उसकी पत्नी रही हो, अगर चाहो तो आकर देख सकती हो। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, मैं उसके लिए बस प्रार्थना कर सकती हूँ दीदी। उसे देखना परखना अब मेरे अधिकार में नहीं रहा। उन्होंने कुछ देर बात की, बोली, हम खुद भी बहुत थक चुके हैं। वो हर वक्त तुम्हारा नाम लेता है, कभी माफी मांगता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद वो पछता रहा है। मैंने बात काट दी। पछतावा तभी सही लगता है जब उसकी कोई कीमत अदा की जाए, और मैं अपनी कीमत बहुत पहले चुका चुकी हूँ। अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता। फोन बंद हो गया। खामोशी छा गई। मैंने खुद को संभाला और टेबल पर रखे प्रोजेक्ट्स में खुद को बिजी कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को राघव का कॉल आया। दिन कैसा गुजरा? मैंने बताया, मेरी बड़ी नंद का फोन आया था। अमित का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसके हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। शायद सजा वहीं से मिली है जहां से उसने गलत शुरुआत की थी। राघव ने कहा, उसने जैसा किया वैसा ही भुगता। तुम अगर चाहो तो उसे देखने जा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो लगता है अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब सिर्फ अपने आप से वफादारी निभानी है। अतीत की सजा या माफी से अब कोई मतलब नहीं।
अगले दिन स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की बार बार अपनी कॉपी में कुछ मिटा रही थी। क्या हुआ बेटा? मैडम, मैं बार बार गलत लिख रही हूँ। तो फिर पन्ना फाड़कर नया शुरू करो। बार बार मिटाने से वक्त भी बर्बाद होता है और निशान भी रह जाते हैं। ये कहते हुए मेरे अपने शब्द मेरे दिल में उतर गए। अमित के साथ मेरा जो रिश्ता था वो बार बार मिटाने के काबिल नहीं था। वो पन्ना तो अब फाड़कर अलग किया जा चुका था। उसी रात राघव वापस आया। खाना खाने के बाद मैंने उसे सब कुछ ठीक से बताया। तुम जानते हो, मैंने कहा, मुझे अब तरस नहीं आता, सिर्फ हैरानी होती है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी की कीमत लगाकर उन्हें अपने हिसाब से चलाता है, उसे खुद की सांसें भी किस्तों में मिलती हैं। यही फर्क है इज्जत देने में और इज्जत खरीदने में। तुमने सब्र से काम लिया और जिंदगी ने तुम्हें इंसाफ दिया है। राघव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। जब सब हाथ मुझे धक्का दे रहे थे तब तुमने मेरा हाथ थाम लिया। अगले दिन स्कूल में प्रोग्राम था। बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे। जब मैं स्टेज पर पहुंची तो एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज छिन जाएगी या फिर आजाद हो जाएगी। अगर किसी ने आपको इज्जत ना दी हो तो अपनी इज्जत को खुद उस मुकाम तक पहुंचाइए। तालियां बजी। राघव भी पिछली कतार में बैठा था, सर हल्का झुका हुआ, चेहरे पर वही खामोश गर्व। रात को मैं चाय का कप हाथ में लिए छत पर बैठी आसमान देख रही थी। अमित का अंजाम, ना कोई खबर, ना कोई कहानी। वो अब सिर्फ एक मिसाल बन चुका था। राघव मेरे पास आया। कभी कभी अंजाम की खबर भी सुकून देती है ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून इस बात में है कि अब मैं किसी के फैसले का नतीजा नहीं हूँ। हम दोनों छत पर बैठे रहे, हवा चलती रही और जिंदगी एक नई तरह से आगे बढ़ती रही। पुरानी गलियों में अब मेरे कदम नहीं जाते थे, लेकिन उसके निशान बाकी थे और वो निशान ये याद दिलाते थे कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपने जख्मों से सीख कर सब कुछ संभाल सकता है। जैसा अमित ने किया वैसा ही उसे मिला और जैसा मैंने सब्र रखा उसका अंजाम मुझे सुकून के रूप में मिला और वही मेरा नसीब बन गया। इज्जत कभी भी दूसरों की मर्जी से नहीं, अपनी खुददारी से हासिल होती है। जो दूसरों को तकलीफ देता है, अंत में वही तकलीफ लौटकर उसके पास आती है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।